अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। 8 फरवरी 2024 आने में सिर्फ 2 महीने और कुछ दिन बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत बिल्कुल पुरज़्म है कि वो मुकर्ररा वक्त पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें भी जारी कर दी हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज 2 टोक अंदाज में कहा है कि इंतखाबी शेड्यूल भी इंतखाबात से 54 रोज़ पहले जारी कर दिया जाएगा। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानियों और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन इल्तवा के बारे में अफवाह साज फैक्ट्रियाँ एक बार क्यों खुल गई हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ये वार्निंग दे चुकी है कि आम इंतखाबात को लेकर अगर शकूक व शुबहात पैदा किए गए तो भरपूर एक्शन होगा इस पर, लेकिन अफवाह साज फैक्ट्रियों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का डर है, ना ही इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी तैयारियां शायद उन्हें नज़र आ रही हैं। ऐसा क्यों है? कोई जनरल इलेक्शन के लेट होने को तहरीक इंसाफ के अभी सेटल डाउन ना होने को बता रहा है। उनकी थेरी ये है कि जब तक PTI का मामला फिक्स नहीं होता तब तक ये खदशात ऐसे ही चलेंगे। दूसरा, इलेक्शन इल्तवा को पाकिस्तान की बीमार मैशत को ठीक करने की कोशिशों से जोड़ा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत की कशमकश में इकॉनमी एक मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुकी है। निगरान हुकूमत हो या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जब से आए हैं मुल्क की मैशत की बहाली के लिए दोनों एक पेज पर हैं और बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान लाने के लिए भरपूर कोशिशें भी कर रहे हैं। इसी तरह मुआशी माहिरीन और पॉलिसी साज भी मैशत की बहाली को कौमी सलामती समेत मुल्क के जो मसाइल हैं उसके हवाले से सबको देख रहे हैं। पिछले दिनों आर्मी चीफ और निगरान वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को लाने के लिए खलीजी दोस्त ममालिक के दौरे भी किए। हुकूमत के कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ अरबों डॉलर के मुआहदों के MOUs भी साइन हुए हैं। अब ये फंडिंग कब पाकिस्तान आएगी, अभी तक ये कोई टाइम फ्रेम तो सामने नहीं आया, लेकिन इस मतवक्के सरमायाकारी को अभी से इलेक्शन इल्तवा से नथी किया जा रहा है। सवाल उठता है कि इलेक्शन इल्तवा के बारे में ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ये लेट हो सकते हैं, 8 फरवरी को नहीं होंगे, निगरान हुकूमत क्या सोच रही है इस हवाले से कि कौन है, क्यों दोबारा से शकूक व शुबहात को पैदा करने की कोशिश की जा रही है, किस तरफ से ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के मसले पर भी बहस है और बहुत ज़ोर शोर से ये बहस है। सवाल उठ रहे हैं कि निगरान हुकूमत के तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड के वादों के बावजूद PTI को इंतखाबी मुहिम चलाने में ही मुश्किलात का सामना क्यों है। पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने भी निगरान हुकूमतों को ये कहा था, ये डायरेक्शंस दी थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सियासी जमातों की जो रिजर्वेशंस हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकायतें हैं, उनका अज़ाला किया जाए, लेकिन PTI को तसल्ली नहीं हुई। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया है। सवाल उठता है कि अभी तक निगरान हुकूमत सियासी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात है लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर वो दूर क्यों नहीं कर पाई हैं। चाहे नून लीग हो, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रहे हैं, PTI तो कर ही रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। क्यों ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर पाई निगरान हुकूमत या फिर सियासी जमातें? लेवल प्लेइंग फील्ड का जो नारा है ये महज अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए लगा रहे हैं। क्या निगरान हुकूमत की मशीनरी ऐसे ही शिकायत के बीचों बीच इलेक्शन के नताइज की जिम्मेदारी उठा पाएगी? क्योंकि निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारी है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना और तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करना। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब आपका। जैसे कि मैंने कहा कि मुर्तज़ा साहब, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा था कि अगर किसी ने इलेक्शन पर शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की तो उसके बारे में एक्शन होगा, उसको सामना करना पड़ेगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फिर उसके होंगे। अब ना तो कोई एंकर बात कर रहा है, ना ही कोई सहाफ़ी बात कर रहा है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। अब ये सारी बातें आ रही हैं सियासी जमातों की तरफ से। इवन के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को ट्वीट करना पड़ गया कि ये इलेक्शन इल्तवा की जो बातें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुनाफी है। MQM कह रही है कि जब तक आपका इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होता, इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, तब तक MNAs MPs को मुंतखब भी नहीं करना चाहिए। तो अब जब डेट अनाउंस हो चुकी है तो फिर ये अफवाहें क्यों गर्दिश कर रही हैं मुर्तज़ा साहब? देखें, ये तो आप अफवाह साज़ों से पूछें
कि वो ये अफवाहें क्यों उड़ा रहे हैं। जहाँ तक निगरान हुकूमत का ताल्लुक़ है, मुझे याद है कि जब 17 अगस्त को हमारी काबीना ने हल्फ उठाया तो उसके अगले रोज़ काबीना का पहला इजलास था और उसके चंद घंटों बाद मेरी पहली मीडिया ब्रीफिंग थी। और उससे पहले मेरी पहली मुलाकात जो थी वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ थी। और यकीनी तौर पर जो पहला सवाल मुझसे किया गया वो इलेक्शन के बारे में था। और उस दिन से लेकर आज का दिन है, मैं, हमारी हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब, तमाम काबीना के अरकान मुसलसल ये बात कहते रहे हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे और हम इलेक्शन कमीशन की हर तरह से इआनत करेंगे, माली, इंतज़ामी, सिक्योरिटी के हवाले से, और हम अपने वादे पर कायम हैं। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन भी अपने वादे पर कायम है। आपको याद होगा कि जब उन्होंने तारीख नहीं दी थी तो कितना शोर था कि जी ये तारीख इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कराने नहीं है। फिर आपने देखा कि वो तारीख भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ लोग इस काम में मगन हैं तो उनके लिए दुआ ही की जा सकती है। सही, लेकिन जो मईशत को लेकर ये जो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ की जो कोशिशें हैं, अब जो मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, इसको कहीं ब्रेक ना लग जाए। तो ये जो एक तसलसल है ये चलता रहना चाहिए, जिसकी वजह से अभी सोचा जा सकता है कि इलेक्शन को डिले करें। तो ऐसी कहीं बात कहीं डिस्कस कोई नहीं हुई है मईशत के हवाले से? आप लोग भी कोशिशें कर रहे हैं, आर्मी चीफ साहब भी कोशिश कर रहे हैं मईशत की बहाली के लिए। जो एक मुश्किल वक्त था, अब जाहिर है वो बहुत देखा है आवाम ने पिछले 16 महीनों में भी। तो मईशत को लेकर जो तासुर है इसमें कितनी हकीकत है? देखें शाजिया, ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC जो बनी, वो निगरान हुकूमत ने तो नहीं बनाई, वो पिछली पार्लियामान ने बनाई, पिछली हुकूमत ने बनाई, और उसका तसलसल जारी है। SIFC का जो इनिशिएटिव्स हैं उनको एक कानूनी और एक आईनी कवर हासिल है, तो वो एक तसलसल से काम चल रहा है। अब ये दुरुस्त बात है कि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है वो माजी की निगरान हुकूमतों के मुकाबले पर उसे वक्त भी ज़्यादा मिला है और अख्तियार भी पिछली पार्लियामान दे कर गई है। लेकिन हम वही कुछ कर रहे हैं जो हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने कोई नई चीज़ नहीं की। यहाँ तक के निजकारी की जो लिस्ट है वो वही है जो पिछली हुकूमत, पिछली पार्लियामान मंजूर करके गई है। हमने उसमें कोई इजाफा नहीं किया। तो जहाँ तक मुआशी तसलसल का मामला है, हमारा काम तो आइन के आर्टिकल 224 के तहत जो अख्तियार हमें हासिल है हम वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश ये है पहले दिन से कि जिस हालत में मुल्क हमें मिला है उससे बेहतर हम मुंतखब हुकूमत के हवाले करके जाएं, क्योंकि हमारा जो आइन है उसकी तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो उन्होंने आगे क्या करना है ये अगली पार्लियामान ने फैसला करना है। अब आप ये देखें कि कल इलेक्शन कमीशन ने जो हतमी फहरिस्त है वो भी जारी कर दी है, और आज भी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से गुफ्तगू की गई तो उन्होंने कहा कि जी शेड्यूल भी उसका भी ऐलान होगा और तमाम जमातों को इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो 54 दिन मिलने हैं वो उनको मिलेंगे, तो वो उनको मिलेंगे। तो ये किसी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि इसको बुनियाद बनाकर मुल्क में कोई गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हालात जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। किसी किस्म का ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि किसी भी बहाने से इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। चलें ठीक है, इसमें तो क्लैरिटी होगी। अब ज़रा आते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ, क्योंकि इस चीज़ को लेकर इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हो भी सकते हैं और शायद बनाने की कोशिश भी की जा रही है।
अब जो जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, बिलावल साहब तो खुलेआम जलसों में कहते हैं लाडला प्लस स्पेशल अरेंजमेंट कि जो 2018 में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए हुआ था, अब वही सब कुछ इनके लिए हो रहा है। तो इससे जाहिर है एक कंट्रोवर्शियल हैसियत तो इख्तियार कर सकते हैं इलेक्शन। दूसरा, फिर जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी बाकायदा तौर पर डायरेक्शंस दी, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, निगरान हुकूमतों को कि उनकी जिम्मेदारी है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको एक जैसा माहौल मुहैया करना और उनकी शिकायतें, उनका अजाला करना। लेकिन ऐसा तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो रहा और इसीलिए अब मजबूरन इमरान खान साहब को खत लिखना पड़ा चीफ जस्टिस साहब को कि हमें तो वो माहौल दिया ही नहीं जा रहा कि हम अपनी इलेक्शन कैंपेन भी कर सके। जब हमारा कोई वर्कर्स कन्वेंशन होता है, जलसा होता है, पुलिस आती है, धावा बोलती है, लोगों को गिरफ्तार करके ले जाती है। तो अगर निगरान हुकूमत ये सब एड्रेस करती तो चीफ जस्टिस को खत लिखने की जरूरत ना पड़ती इमरान खान साहब को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानिए को लेकर कुछ लोग या कुछ जमातें दर हकीकत जो अपनी ख्वाहिश है वो इस तरह से ज़ाहिर कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर सिर्फ फील्ड उनके हवाले की जाए और अपने आप को मजलूम साबित किया जाए। अब अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें, अभी कल ही उनका आपने बड़ा जलसा देखा और वो जलसा कोयटा जैसे शहर में जहाँ पर अमन व अमा के मसाइल भी रहे हैं, वहाँ बहुत पुरअमन तरीके से एक शानदार जलसा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और तमाम टीवी चैनल्स ने उसको दिखाया बशमूल पाकिस्तान टेलीविज़न के। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनके जलसे वगैरह हुए, तो शिकायत लेकिन फिर भी वो करते हैं। लेकिन साथ ही आपको मुतज़ाद बयानात भी मिलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जिसने वाकई इलेक्शन लड़ना है, जिसके सरबराह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन पे भी एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है इलेक्शंस जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन इधर उधर से आवाज़ें आती हैं। अब पीटीआई के वो लोग जो कि कुछ मुकदमात में मुलविस हैं या उन पे कोई कानूनी चीज़ें चल रही हैं, वो अगर छुपे हुए हैं, अगर वो खुल के अपनी कोई सरगर्मी नहीं कर रहे, तो वो उनके और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदालतों के दरमियान है। लेकिन आपने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं, लेकिन दीर में जो ज़रूर हैं लेकिन उन शिकायतों के अजाले के फोरम्स मौजूद हैं। नहीं, निगरान हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है कि जब वर्कर कन्वेंशन होता है, दीर में भी उनके साथ यही हुआ, बाद में पुलिस धावा बोल देती है और लोगों को गिरफ्तार करके ले जाती है। मतलब कि जिस तरह खुल्लम खुल्ला नून लीग कर सकती है, पीपल्स पार्टी जिसका जिक्र अभी आपने किया कि इतना बड़ा जलसा उन्होंने किया, ऐसा पीटीआई नहीं कर पा रही है, डर से, खौफ से। देखें आपने खुद ही अब माना पीपल्स पार्टी के हवाले से, लेकिन ये शिकायत वो भी करते हैं। अब जहाँ तक लॉ इन्फोर्समेंट का मामला है, वो एक सूबाई मामला है। पुलिस का जो मामला है वो वफाकी हुकूमत के पास नहीं है। अगर कहीं पे कोई ज़्यादती हुई है तो उनको ज़रूर इसका शिकायत करने का हक़ भी है। वो अदालत में भी जा सकते हैं, जा भी रहे हैं। आपके इल्म में होगा पेशावर हाई कोर्ट में वो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास भी जा सकते हैं, आपके पास भी आ सकते हैं। अभी आपने कहा कि जी उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो अदालतें भी खुली हैं, मीडिया भी खुला है और कानूनी रास्ते भी मौजूद हैं। लेकिन नून लीग के भी तो एतराज़ात हैं, उनके एतराज़ात का क्या करें? जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया जाता। क्या वो निगरान हुकूमत ने बिछाना था? निगरान हुकूमत ने कुछ एक्स्ट्रा करना था? क्या करना था जो नून लीग की भी तसल्ली हो जाती कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? वो भी खुश नहीं है, उनके भी आधे लोग कह रहे हैं कि मिल रही है, आधे कह रहे हैं नहीं मिल रही है। देखें, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मुझे लग ऐसा रहा है कि सब मजलूम है। तो अब अगर सब मजलूम है तो फिर जालिम कौन है? हम तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। आईनी और कानूनी तौर पर आपके इल्म में है कि निगरान हुकूमत का कोई वजीर,
उनका कोई जो करीबी रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, वो इलेक्शन में तो नहीं लड़ सकते। तो इस रेस में हमारा तो कोई घोड़ा नहीं है। ये फैसला तो इन जमातों ने करना है या पाकिस्तान के अवाम ने करना है 8 फरवरी को, जिसमें अब ज़्यादा देर नहीं है। लेकिन फ्री एंड फेयर, आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, जब भी इलेक्शंस हुए हैं, जीतने वाला कहता है फ्री एंड फेयर हुए हैं, हारने वाला कहता है भाई धांधली हुई है। 2013 का इंतखाब भी हमें याद है, वो 35 पंक्चरों का जिक्र भी हमें याद है, वो आरओस का इलेक्शन जरदारी साहब का कहना हमें वो भी याद है। फिर 2018 में जब इमरान खान वजीर आजम बने, बाकी जमातों ने जो कहा वो भी हमें याद है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, इसके लिए निगरान हुकूमत क्या करेगी? क्या ऐसे इकदाम करेंगे कि हर कोई इंतखाबात से राजी हो, नताइज से राजी हो? देखें, हमारा काम जो है वो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की मदद करना है। इलेक्शंस कितने मुनसिफाना और आज़ादाना हुए हैं उस पर जहाँ जो ऑब्ज़र्वर्स हैं उनकी नज़र होगी, वहाँ आपकी नज़र भी होगी। आज के ज़माने में 25 करोड़ लोगों के मुल्क के अंदर, जहाँ पर लोगों के पास 15 करोड़ मोबाइल फ़ोन हो और हर आदमी एक ब्रॉडकास्टिंग हाउस हो, उसके इस माहौल में कोई बड़े पैमाने पे कोई धांधली हो और लोगों को पता ना चले, ये मुमकिन नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन में ये जो धांधली और जो माजी की आप मिसालें भी दे रही हैं, माजी में भी जब अगर ऐसी कोई बात हुई है तो वो बात छुपी नहीं है। आपने 35 पंक्चर्स का जिक्र किया, तो 35 पंक्चर्स लगाने वाले जो साहब थे उन्होंने ख़ुद बाद में आकर ये कहा कि ये बस ऐसे ही सियासी बात थी। उनके साथ जो लोग थे, जो उस वक्त उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने ख़ुद बताया कि 2013 के जो इंतखाबात हम हारे, वो हम तो तीसरे और चौथे नंबर पर थे, तो कहीं भी कोई धांधली इस तरह की नहीं हुई कि हम इलेक्शन हारे। जहाँ तक 2018 के इंतखाबात की बात है, तो उसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो यूरोपीय यूनियन की जो हतमी जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट, वो पढ़ लें। उसके अंदर तफसीलात लिखी हैं कि कहाँ कहाँ बेकायदगियाँ हुई और किस तरीके से वो इलेक्शंस जो है हुए। प्री पोल, पोलिंग डे और पोस्ट पोलिंग जो धांधली की जो किस्से हैं वो उसके अंदर लिखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबको पता है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो अवाम में उतरने का जो एक डर होता है, खौफ होता है अपनी कारकर्दगी को लेकर सियासतदानों के अंदर, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो महंगाई की जिम्मेदारी को ऐसे सर से अब तो उतारा जा रहा है जैसे टॉस गेम में होता है, म्यूज़िक बंद होने पर बॉल जिसके हाथ में हो वो हार जाता है। इलेक्शन सर पर है और तारीख़ी महंगाई सर पर है, और ये महंगाई 16 महीनों की जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसने की है, जो अब इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई क्यों की, किसने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ को महंगाई लीग कह रही है और मुस्लिम लीग नून इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो तहरीक इंसाफ पर डालती है। 16 महीनों में रियासत बचाने के नाम पर डॉलर 184 रुपये से 287 तक पहुँचाया गया। पेट्रोल जो महंगाई की असल वजह बना वो 150 रुपये से 273 पर ले जाया गया। महंगाई की शरह 12% से 38% तक पहुंचाई गई। बहरहाल अब इलेक्शन की शक्ल में अवामी एहतसाब का जो एक प्रोसेस है वो तो शुरू होने वाला है। आखिर कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि 16 महीनों में महंगाई को लेकर जो बेहिसी दिखाई गई थी, इसका ज़िम्मेदार कौन है, वो फैसले थे किसके। अब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं दानियाल अजीज़ साहब, वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा महंगाई के असल किरदार साबिक वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल थे, जो उस वक्त प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। वो क्यों महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, इस पर काबू नहीं कर सके। दानियाल अजीज़ साहब ने तो ये कह दिया कि एहसन इकबाल की नाअहली की वजह से हमारी हुकूमत अवामी सतह पर नाकाम हुई थी। उनके एक बयान में ये बात भी सामने आई कि पार्टी ने महंगाई का नोटिस लिया होता तो उन्हें बरतरफ कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
अब अवाम महंगाई का नोटिस लेंगे। नाज़रीन, उमूमन सियासी पार्टी के सीनियर रहनुमा ऐसी जिम्मेदारी को इस तरह एक दूसरे पर नहीं डालते, तो दानियाल अजीज़ साहब ने बड़ा दमंग और बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है कि अपनी ही पार्टी के सीनियर रहनुमा को उसका ज़िम्मेदार ठहरा दिया है। अब देखना ये है कि ये जिम्मेदारी वाकई पार्टी के अंदर एहसन इकबाल साहब की बनती थी। अब दूसरा जो कहा जा रहा है कि एहसन इकबाल के मजबूत धड़े के ख़िलाफ़ किसी दूसरे धड़े की आगे निकलने की क्या ये कोशिश है? क्या ये नारोवाल की सियासत की वजह से सब कुछ ऐसे हो रहा है? क्योंकि ख़बर ये है कि एहसन इकबाल अपने बेटे अहमद इकबाल को दानियाल अजीज़ के हल्के PP 54 नारोवाल से इलेक्शन लड़ाने के लिए सारी लॉबिंग कर रहे हैं, जो इस बयान की वजह बनी है। लेकिन इस बयान की एक वजह और भी हो सकती है जो बड़ी एक नेचुरल नज़र भी आती है कि दानियाल अजीज़ साहब बल्दियाती हुकूमतों के एक मॉडल की सरबराही कर चुके हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब की हुकूमत में NRB यानी नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो के वो चेयरमैन रह चुके हैं। ये वो दौर था जब बल्दियाती हुकूमतों ने बड़ी ज़बरदस्त काम भी किए थे, बहुत कारकर्दगी भी दिखाई थी, बल्दियाती इदारों ने बड़ी मकबूलियत भी समेटी थी मुशर्रफ साहब के दौर में। लिहाजा वो इस सिस्टम को बखूबी समझते हैं और एहसन इकबाल को तजुर्बाकारी की बुनियाद पर और चंद अच्छी नसीहतें करने की भी पोजीशन में भी हैं। अब असल कहानी क्या है ये दानियाल अजीज़ साहब से ही जानते हैं। लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़ साहब, आपका बड़ा बोल्ड स्टेप है जी आपका, इस लिहाज से कि अब जब पार्टी ने इलेक्शन में उतरना है तो ये तो होता है कि जो अपोजिट पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे पर तनकीद भी करती हैं, जिम्मेदारी भी डालती हैं, जैसे कि बिलावल कर रहे हैं कि महंगाई की जिम्मेदारी सारी नून लीग है, वो महंगाई लीग कह रहे हैं। आप ऐसे मौके पर जब अवाम में जाकर आप लोगों ने जस्टिफाई करना है कि महंगाई क्यों की, सबके जो थे ना वो मुतफ़क़ा डिसीजन होते थे, आप कह रहे हैं एहसन इकबाल इसके ज़िम्मेदार हैं। आज मैं उनको एक प्रोग्राम में सुन रही थी, वो कह रहे थे कि ऐसी बातें करके दानियाल अजीज़ तो अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, प्राइस कंट्रोल कमेटी का काम नहीं होता महंगाई को कंट्रोल करना। जी बहुत मेहरबानी, सबसे पहले शुक्रिया आपको प्रोग्राम में बनाने के लिए। अगर वो मौसूफ समझते हैं कि ये एक मजाक है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इतने सीनियर पोजीशन पे रहा है कि अगर वो समझते हैं कि महंगाई मजाक है तो फिर मैं उससे क्या कह सकता हूँ। लेकिन आपके नाजरीन के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे पास जो प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट है, वो जो कह रहे थे कि प्लानिंग कमीशन का ताल्लुक ही कोई नहीं इस बात से, ये एक प्रेस रिलीज़ है 28 सितंबर 2022, यानी आज से तकरीबन 1 साल और कुछ महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 साल 3 महीने, 16 महीने से ये हुकूमत थी ना PDM की। तो ये उनकी प्रेस रिलीज़ है जो अभी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, कोई भी आपके नाजरीन में से देख सकता है अगर आप प्लानिंग कमीशन के वेबसाइट पे जाएं। इसमें लिखा हुआ है कि मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल प्रोफेसर एहसन इकबाल चेयर नेशनल प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी। आप प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी कहते नहीं, ये नेशनल प्राइस में 4 सूबे भी होते हैं। अब इसमें जो मज़े की बात है, वहाँ पर कौन कौन था अटेंडेंस में, सुने ज़रा। चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर नदीम जवेद, ऑफिशियल्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लाइन मिनिस्ट्रीज, FBR, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, पास्को एंड representatives from provincial government were present. The minister took light of recent floods, blah blah blah, or commodities including wheat, gandam, aloo, potatoes, tomatoes, tomato and other crops, and reviews measures taken by concerned departments. पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अब ये पहले अदारों में मैंने मेंशन नहीं किया था, ये भी वहाँ मौजूद थे, और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग कमीशन के ताबे काम करती है। प्रेजेंटेड रिपोर्ट ऑन सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होती है वो 51 आइटम्स हैं जो पाकिस्तान में रोज़मर्रा की आशिया जिनको कहते हैं, तो उनके ऊपर सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बनती है। तो वहाँ पर फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो उनका झैली महकमा है, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी सेंसिटिव प्राइस, उसमें दाल, चीनी, माचिस, सारी चीज़ें जी। इट वॉज रिपोर्टेड दैट प्रोसेस ऑफ 10 एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, जो वो कह रहे हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये रिपोर्ट फिर क्यों ले रहे थे, बिजली और टमाटर, LPG सिलेंडर, बनाना, केला, गार्लिक, pulse, masoor, cooking oil, etc. have been reduced during the last 1 week. The report on commodities with increased prices during wheat was also presented. ये चीज़ें 17 शहरों में कहाँ ऊपर गए कहाँ नीचे गए। आगे देखें, कॉम्पिटिशन ऑफ पाकिस्तान, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी वहाँ अटेंडेंस में था उस मीटिंग में, और उन्होंने सबमिटेड एन एनालिटिकल रिव्यू ऑन प्रॉफिटीरिंग फिनोमेनॉन कि ये जो मुनाफाखोरी है इसकी एनालिसिस वहाँ पर हुई। अगर कोई ताल्लुक नहीं था तो ये सारे अदारे वहाँ पर क्या लूडो खेलने गए हुए थे, क्या ये प्रेजेंटेशनें हो रही थी, ये क्या, सुन लें एक मिनट के लिए। उसके बाद शायद उनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है, मैं याद करवा देता हूँ।
ये लिखा हुआ है इनकी प्रेस रिलीज में, जो अभी प्लानिंग कमीशन की जिसके वजीर थे उसकी वेबसाइट पे, जो कहते हैं मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं था, तो ये महंगाई की क्यों फिर ये सारी प्रेजेंटेशन ले रहे थे। प्लानिंग मिनिस्टर डायरेक्टेड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन टू स्ट्रिक्टली मॉनिटर प्रॉफिटियरिंग व्हाइल आल्सो डायरेक्टेड ऑल द एसोसिएशंस इन द लूप टू ट्रांसफर रिलीफ टू द पीपल एट लार्ज। ये उन्होंने सारा कुछ सुन के ये इकदाम किया। अब अगर इस किस्म का इकदाम करेंगे आप, तो आपका क्या ख्याल है महंगाई में कमी होगी? नहीं होगी। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नहीं ये देखें ये बड़ा आसान है। नहीं मेरी बात सुन लेना एक मिनट के लिए। ये आप मुझे बताएं, ये मजाक अवाम का बन रहा है या दानियाल अजीज का बन रहा है? यही मैं आपसे इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 16 महीनों की हुकूमत थी, 11 जमातों का इत्तेहाद था, सारी कारकर्दगी सिर्फ एहसन इकबाल पर, ये जिम्मेदारी उन पर ही क्यों, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री चला रहे थे? आपको ये सिर्फ एक प्रेस रिलीज है, इसमें लातादाद है, क्योंकि ये मीटिंग हर महीने होती है। मैंने सिर्फ इसके आगाज की एक आपको सुनाई है, ठीक है? इसमें आपने सुना है कहीं कि JUI का जिम्मेदार का नुमाइंदा था या पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा था या कोई और? नहीं ना सुना? साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इसमें, आपने सुना है? नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक नुमाइंदा था, लेकिन उनको डायरेक्शन तो इन्होंने देनी थी ना, चेयर तो ये कर रहे थे। सही, तो क्या डायरेक्शन दी फिर सूबों को कि जी आप मुनाफाखोरी को चेक करें? भाई इससे अगर आपका ख्याल है कि महंगाई में कमी हो जानी है, तो फिर आपकी कारकर्दगी पे अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पब्लिकली एक दूसरे को नहीं, एक मिनट, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे ढालना चाहता हूँ थोड़ा सा। आप मुझे ये बताएं कि ये बड़ा आसान है कि आप ये क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते? ये क्यों कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी? ये मीटिंग क्या, मैं आपको और प्रेस रिलीज से सुना दूँ हर महीने की? ये सब काम वहाँ उतरा है। अच्छा, आज वो ये भी कह रहे थे कि आप किसको सुना रहे हैं? किसको सुना रहा हूँ? किसको सुना रहे हैं? मैं उनको सुना रहा हूँ, उनको सुना रहा हूँ। नाम लेना, किसको सुना रहे हैं? उनको समझ ही नहीं आ रही आप किसको सुना रहे हैं। अभी भी नहीं समझ आई आपको? ये चलाए ना अपनी स्क्रीन पे ये प्रेस रिलीज, ये किसकी है? आपको 2-3 और मैं दिखाता हूँ, जस्ट सो यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब कारकर्दगी का तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इनको अगर ये पार्टी सीरियस होती है महंगाई के बारे में, तो सबसे पहले तो इनकी कारकर्दगी की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इसका मतलब पार्टी सीरियस नहीं थी? महंगाई जो भी हो रही थी, मैं समझता हूँ कि ये आपके सामने पार्टी जिम्मेदार है, मेरे सामने है कि ये जो कारकर्दगी है, ये पाकिस्तान में 72 साल के बाद, पाकिस्तान के बनने के बाद 1947 से इतनी महंगाई नहीं हुई। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो कि तमाम जमातों में से निस्बतन इनकी बहुत बेहतर रिकॉर्ड रहा। यानी अगर आप समझ लें कि पीपल्स पार्टी के दौर में, ये जो आजकल बिलावल साहब बात कर रहे हैं, इनके दौर में 20% 22% तक चली गई थी महंगाई, ठीक है? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माजी के दौरों में 2-2.5% रही है, ठीक है? आप एक मिनट के लिए आप देखें, PMLN फ्रॉम ऑल द पार्टीज हैज ऑलवेज हैड द लोएस्ट इन्फ्लेशन, लोएस्ट बाय फार। पीपल्स पार्टी किस मुंह से बात कर रही है? वो अपना जवाब दें कि उनकी 22% क्यों गई थी जब पिछली हुकूमत थी। इनके पास तो फाइनेंस मिनिस्टर ही कोई नहीं था पीपल्स पार्टी के पास, मांगे कि इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर था। कभी ये वो शेख साहब को ले आते थे, कभी ये शौकत साहब को ले आते थे, और यही मांगे कि फिर आगे PTI वाले ने चलाए, क्योंकि इनका अपना हीरो जो था वो तो पहले ही 8 महीने में फारग हो गया। आप असद उमर साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो जिम्मेदारी डालते हैं तहरीक इंसाफ पर, फिर वो गलत डालते हैं। एहसन इकबाल साहब आज भी उन्होंने जिम्मेदारी डाली कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये सारा जाल बिछा के गई थी। वो बात उससे मेरा इख्तलाफ नहीं है, वो एक अलहदा मजमून है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उनकी माजी की ये बात थी एहसन इकबाल साहब की, तो इन मीटिंग्स में उन्होंने उस चीज की इंक्वायरी क्यों नहीं की? तो ठीक है, तो पार्टी की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, पार्टी को भी तो पूछना चाहिए था। भाई ये सारे ये जो सारे अदारे हैं, ये जो सारे नुमाइंदे हैं, ये मेरे पास आके बैठे हुए थे बैठक में। आपकी बात बिल्कुल समझ गई जनाब। तो क्यों अगर यही तो रोना है, एग्जैक्टली जो आपने अभी बात की, अगर यही बात है तो फिर इस कमेटी की सबसे पहली बात ये होनी थी कि आए देखें कि माजी में क्या हरकत थी जिसकी वजह से महंगाई का फ्लड आ रहा है। अगर उन्होंने की थी, ठीक, वो किधर है स्टेटमेंट? बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल, वो रिपोर्ट किधर है? इधर तो और चीजें प्रेजेंट हो रही हैं। इसका मतलब इनको पता ही कुछ नहीं था। ठीक है, ये देखिए लल्लो तो लल्लो से काम नहीं चलेगा, ये बात जवाब देना ही पड़नी है। ठीक है, अगर वो कमेटी सही नहीं चला रहे थे, डिसीजन सही नहीं ले पा रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, या संजीदगी से नहीं ले रहे थे, मैं कह रहा हूं उनको पता ही नहीं महंगाई होती क्यों है। तो पार्टी को डिसीजन लेना चाहिए था ना, पार्टी ने क्यों बिठा के रखा फिर उनको? तो मैं क्या कह रहा हूं, पढ़े स्टेटमेंट। ठीक है, तो पार्टी से तो मुझे कह रही हैं आप नहीं, तो मुझे ये बताएं ना, तो पार्टी भी, आप फिर ये कहें कि पार्टी भी उतनी कसूरवार है? नहीं, कसूरवार वो नहीं है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में इतने बहुत बड़े उनके ऊपर जिम्मेदारियां थीं। और शहबाज साहब आपको पता है दिन रात काम करते हैं, मैंने खुद उनका मेहनत देखी हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो साथ उनके थे, कोई बंदा अकेला तो हुकूमत नहीं चलाता, इनको चाहिए ना कोई जवाब दे दें। अगर इनके बस की बात नहीं तो ये बरतरफ खुद ही हो जाते, पार्टी के ऊपर एहसान करते। अब ये कह देना कि मेरा ताल्लुक कोई नहीं था, ये पढ़े तो सही प्रेस बिल्कुल ठीक है,
क्या ये कोई जाती मसला तो नहीं है जो नारोवाल का अभी मैंने थोड़ी सी वो हिस्ट्री बताई है? जाती है, जाती है, जाती इस लिहाज से है कि मेरा अभी जून की 16 तारीख को पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था जी, और मुझे अल्लाह ताला ने लोगों की दुआओं की वजह से दूसरी ज़िंदगी दी है। और सब मुझे कहते रहे कि आपको बचाने वाला बड़ा होता है और आपको इसलिए बचाया, अल्लाह ताला ने आपसे कोई काम लेना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती ये मामला इस तरह से है कि मेरे से अल्लाह ताला ने ये काम लेना है कि मैंने महंगाई और बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना है पाकिस्तान में, और मेरे पास इसकी जो टेक्निकल स्किल सेट है, जो नॉलेज बेस है, जो एक्सपीरियंस है, जिन जिन ओहदों पे मैं रहा हूँ, जो मैंने तमगे लिए सारे, वो सब इसके बारे में मैंने अपनी ज़िंदगी इस मुल्क को डेडिकेट कर दी है, बेहतरीन साल अपने, और कुछ नहीं किया मैंने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़ाती इसलिए है कि जो भी चीज़ महंगाई के ख़ात्मे के जद में आएगी वो इत्तेफाक से, अभी एहसन साहब है, मैंने तो नहीं लगाया ना इनको प्लानिंग मिनिस्टर, ये मीटिंग्स मैंने तो नहीं की ना, तो इसमें ये क्या है? तो लेकिन इस बात पे मैं ज़ाती, बिल्कुल ये ज़ातियात पे मैं उतर आऊँगा अगर महंगाई का खात्मा ना हुआ। ठीक है, मुझे ये बताएं कि नारोवाल में टिकट देने का क्या मसला है? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक उसूली मौक़िफ़ है कि हमने वफादार शख्स को टिकट देनी, किसी लोटे वोटे को हम लोगों ने टिकट नहीं देनी। तो कौन लोटा है, कौन किसी लोटे को टिकट दिलवाना चाह रहा है? अगर वो अपने बेटे को दिलवाना चाह रहे हैं, वो कहते हैं हम तो वफादार शख्स को देंगे। तो जब यही लोगों ने इनके बेटे को वोट दिया था चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट का बनने के लिए, उस वक्त तो ये बड़े अच्छे नज़र आते थे, अब ये लोटे हो गए। और वो जो पीटीआई की माजी की रुकन है वजीहा अकरम, जिनको वो हर जगह लिए फिरते हैं, वो उनको क्या ख्याल है क्या चीज़ है? सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ देखें, अपनी ज़ाती जब फेलियर्स है ना, उनको कवर करने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी ना करें। इस चीज़ का जवाब उन्होंने तो साफ कह दिया कि जी हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं प्राइस कंट्रोल। तो ये क्या हो रहा था? मैं ये लातादाद है, मैं आपको हर महीने की पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, तो आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को इन इंतखाबात में 8 फरवरी को यहाँ ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। ठीक, तो मुझे बताएं ना, यानी वहाँ पर ये गोंगलू से मिट्टी जा रहे थे लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़े मसरूफ़ हैं महंगाई के कंट्रोल में, जबकि उनको पता था कि इसके में दामी कोई नहीं। तो नून लीग को इसका पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये महंगाई बहुत सख्त पॉइजन है पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए। तो फिर और नून लीग का शेवा ही ये रहा है कि महंगाई नहीं होने दी इन्होंने, और कारोबार में इजाफा करते हैं और लोगों का रोजगार लगता है। ये तो नून लीग का शेवा रहा है। यही मैं पूछना चाह रही हूं। उस सारे के ऊपर इन्होंने पानी फेर दिया। तो फिर ऐसे तो 2024 में नवाज शरीफ तो वजीर आजम नहीं बन सकते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इसका जवाब हम देंगे इंशाल्लाह। कैसे देंगे? क्या करेंगे वो फिर आप अगले प्रोग्राम में बताएं, इतनी जल्दी तो नहीं, पहले ये तो देना जवाब, ये माने तो सही ना। या आप एहसन इकबाल साहब से कहें ना, मनाजरा करें आप। मैं तो कह रहा हूँ आप बुलाएं अपने प्रोग्राम में, मुझे भी बुला ले, आमने सामने बात करें इसमें को। वैसे तो हम भाइयों की तरह, तो ये देखें, ये कोई ज़ाती बात नहीं है। ज़ाती इसलिए इस हद तक ज़रूर है कि मैंने ये काम कर दिखाना है, चाहे जो भी हो, मैं इसमें ज़ाया भी हो जाऊँ तो कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे ही दूसरी ज़िंदगी मिली हुई है, मुझे इसलिए कोई परवाह नहीं है इन चीज़ों की। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की समझ जो है इस इलेक्शन में महंगाई की मैंने मुकम्मल करनी है इस इलेक्शन में। ये अभी जो हम बात कर रहे हैं, और मैं दुआ मांगता हूँ मीडिया पाकिस्तान से कि वो इन तमाम जमातों से, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, इनसे ये बात क्लियरली उगलवाएं। ये इन्होंने बतानी नहीं है, ये उगलवानी पड़नी है। एहसन इकबाल से उगलवाएं नहीं कि भाई आप बताएं आपका प्लान क्या है महंगाई के खात्मे के लिए। हम अपने प्रोग्राम के जरिए बिल्कुल उनको दावत देते हैं, एहसन इकबाल साहब को। दानियाल अजीज साहब भी कह रहे हैं कि मेरे सामने आए, बैठें और जवाब दें जो इन्होंने ये प्रेस रिलीज पढ़कर सुनाई है। एक नहीं, और कह रहे हैं बीसीओ हैं, बीसीओ आवाम की रहनुमाई करें, आवाम की रहनुमाई करें कि आपके हाथ में सब कुछ था, आप कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं किया। और इसकी जो कॉस्ट है वो 2024 के इलेक्शन में पार्टी को भुगतनी पड़ सकती है। हर हल्के में इस चीज का जवाब देना पड़ना तमाम नून लीग के कैंडिडेट्स को। जवाब तो देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा। तो आप क्या जवाब देंगे? मैं तो उनको बताऊंगा कि हम आगे क्या प्लान बना रहे हैं। वो तो मैं आपको कह रहा हूँ एक और प्रोग्राम करें। मैं वो वाला नहीं हूँ जो मुझे कुछ लोग तस्बीह कर रहे हैं कि जी वो री-इमेजिन कर रहा हूँ, जाने कहीं दरख्तों के पास जाके तो सारा आसमान की तरफ करके पूछ रहा हूँ कि मुझे हिदायत कर। मुझे तो सब पता है मैंने क्या करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा दानियाल अजीज साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जब से इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के सामने बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के लिए 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने की शर्त रखी, तो पार्टी को एक के बाद एक चैलेंज का सामना है। पहले ये कहा गया इमरान खान ही पार्टी चेयरमैन हैं, वो ही रहेंगे,
लेकिन कानूनी रुकावटें देखकर इमरान खान पार्टी इलेक्शन से पीछे हट गए। मामला ये था कि अगर कल को इमरान खान को अदालत से नाअहली का सामना करना पड़ता है और वो पार्टी चेयरमैनशिप से भी हटा दिए जाते हैं तो ऐसी सूरत में पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार आज़ाद समझे जाएंगे। माजी में ये नून लीग के साथ हो चुका है। जब नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई थी, बाद में सेनेट इलेक्शन हुए, तो ये सब कुछ नून लीग के उम्मीदवारों के साथ हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी के तर्जुमान बैरिस्टर गौहर खान को बिला मुकाबला चेयरमैन बनाने का ऐलान किया है। इस ऐलान से पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वाले जो लोग हैं उनको नज़रअंदाज करके गौहर खान को पार्टी चेयरमैन बनाना ये पार्टी में फूट की वजह बन सकता है। और इमरान खान का फैसला ये जो है ये उस्मान बुज़दार को ही वज़ीर आला बनाने जैसा है। सवाल ये है कि पार्टी में गैर सियासी वकील को पार्टी का रुकन और पुराने साथी बतौर चेयरमैन क्या ये कबूल करेंगे? सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ का एक नज़रियाती ग्रुप भी है, वो भी अब एक्टिव हो गया है। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर नए चेयरमैन की तकर्री को फ्रॉड कह रहे हैं। अकबर एस बाबर कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमेशा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली की है और इस बार भी इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन की जा रही है। इलेक्शन का जो ड्यू प्रोसेस फॉलो है वो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए आज़ाद मुबस्सरीन मुकर्रर करे। सवाल यह है कि इन इल्ज़ामात के बाद क्या इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त मानेगा और क्या इस इलेक्शन के बाद पीटीआई अपना इंतखाबी निशान बल्ला क्या इसको बरकरार रख पाएगी? अकबर एस बाबर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब। अकबर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, जिस धांधली और फ्रॉड की आप बात कर रहे हैं वो तो तब होना जब उम्मीदवार खड़े किए जाएं, धांधली हो, फ्रॉड हो, बात समझ में भी आती है। अब जब कोई मुकाबले में नहीं है गौहर खान के और जब दूसरी पार्टियों में भी ऐसे इलेक्शंस होते हैं, अब नून लीग को देख लें, बिला मुकाबला ही जो है वो सब चेयरमैन हो, सदर हो, सब मुंतखब हो जाते हैं। तो ऐसे इलेक्शन में जब आपके मद्दे मुकाबले ही कोई नहीं है, आपने होना ही बिला मुकाबला मुंतखब है, तो ऐसे इलेक्शन में धांधली कैसी, फ्रॉड कैसा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपका दिलचस्प सवाल है। तो फिर उसे इलेक्शन ना कहिए ना, फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर उसे सिलेक्शन कह दीजिए। और अगर आपने हुस्नी मुबारक और ये जो ईदी अमीन थे उस किस्म के इलेक्शन कराने हैं जिसमें 99.9% जो होते थे वोट पहले से तय हो जाते थे कि उनको पढ़ने हैं, तो फिर ठीक है, आप कह दीजिए कि आप वो जमहूरियत, हम तो ऐसी जमहूरियत को मानते ही नहीं ना। हम तो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली यही तो हो रहा है। ये भी मैंने नून लीग की भी आपको मिसाल दी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो तरीक़ाकार है ये सिर्फ पीटीआई की मसला नहीं बन गया, बल्कि ये बाकी जमात में। लेकिन एक फ़र्क है, फ़र्क ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद जो है वो इसीलिए आया था कि वो एक रिवायती सियासत नहीं करेगी, वो रिवायती सियासी पार्टी नहीं बनेगी, वो एक अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक पार्टी होगी। अब मुझ जैसे लोग जो पार्टी का बुनियादी जो आइन जब लिखा गया पहली दफा उसके बनने के बाद 96 के बाद 97 में जब हम बैठे और कई रोज उस कमेटी में मैं था, हामिद खान थे, मिराज मोहम्मद खान थे, फौजिया कसूरी थी, सईदुल्लाह खान नियाजी थे और चंद और लोग थे। हमने इस पार्टी का जो आइन वो बनाया और जिसको फिर पार्टी ने अप्रूव किया, उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, उसकी सारी नौयत जमहूरियत थी। उसमें यह था कि पार्टी का जो चेयरमैन है वो 3-3 साल के लिए 2 टर्म्स करेगा, उसके बाद वो लाइफ टाइम डिबार हो जाएगा पार्टी इलेक्शन से। यानी उसका मकसद क्या था? उसका मकसद किसी शख्सियत को ओहदे से उतारना या बिठाना नहीं था। उसका मकसद ये था कि हम जब पार्टी की फॉलोइंग बनेगी, पॉपुलर पार्टी बनेगी और हम ये नई रिवायत कायम करेंगे तो फिर ये दूसरी सियासी जमातों की मजबूरी बनेगी। वो क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली देखिए, एक चीज याद रखिए, एक पार्टी जब डेमोक्रेटिक नहीं है तो वो चंद अशखास और खानदानों के कब्जे में सिर्फ एक सीढ़ी होती है इक़्तिदार की, बाकी जमातें यही थी जो मैं कह रहा हूँ। अब तहरीक इंसाफ भी जब वो बनने जा रही है तो हमने उसका मुकाबला करना है, क्योंकि इससे पाकिस्तान, आप 10 कैसे मुकाबला करेंगे आप तो अभी तक अपने आप को तहरीक इंसाफ का रुकन भी कहते हैं। आप भले ही वो फैसलों की भी आप मिसाल देते हैं, जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब के फैसले की भी आप मिसाल देते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछें, वो तो बिल्कुल ये कैटेगोरिकली ये बात कहते हैं कि आपका तो पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बात ये है कि आप कैसे पार्टी के जो तहरीक इंसाफ के फैसले हैं, कैसे आप उनको बदलने की सलाहियत रखते हैं? क्या आपके पास ऐसी पावर है कि आप उनके फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं? वो तो आपको पार्टी का हिस्सा समझते ही नहीं है। देखिए, मैं आपको आज
ये जब हम गए और उसके बाद जो पार्टी के, अच्छा आज का तो बताएं, माजरत के साथ मैं आपको काट रही हूँ, 13 साल के बाद आप आज गए पार्टी के मरकजी दफ्तर, आपसे वहां पे सवाल भी हुआ, तो क्या कोई इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर फाइल करने गए थे, रिक्वेस्ट करने गए थे, लड़ना चाहते हैं आप इलेक्शन, वैसे गए क्यों 13 साल के बाद? जी, सबसे पहले मैं आपका पहला सवाल उसका मुख्तसर जवाब दे दूं कि देखिए, पार्टी के जो वर्कर्स हैं, मैं उनके मैसेजेस अगर आपसे शेयर करूं, जो वर्कर्स जितने खुश हैं, अब आप जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर तो ऐसा कोई रिएक्शन आता है तो वो लोग हैं जो पार्टी में अभी चंद महीने हुए पार्टी में आए भी हैं और अचानक उनको चेयरमैन के तौर पे नॉमिनेट कर दिया गया, उनके कोई मेरिट्स नहीं है। हम वर्करों के साथ खड़े, मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि पार्टी के वर्करों पे भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा कि वो अपनी मर्जी से अपनी क़यादत का इंतखाब करे। क्या ये मेरा गलत मुतालबा है? क्या मेरा ये गलत मुतालबा था कि पार्टी में गैर कानूनी फंडिंग हो रही है, जब इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त 2022 को तमाम इल्जाम साबित कर दिए, तो मैं तो हक पे हूँ, मेरे तमाम जो इल्जाम है सही साबित हो। आज जो हम गए वो इसलिए गए कि देखिए, जब पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान हुआ तो ये एक बड़ा अहम मोड़ होता है कि हम इस पार्टी को जमहूरी पार्टी बनाएं। मेरा मकसद ये था कि हम इसमें भरपूर शिरकत करें और जो पार्टी के और जो मेंबर्स हैं, मसलन सईदुल्लाह खान नियाजी इमरान खान के फर्स्ट कजन है, पीटीआई पंजाब के फाउंडिंग प्रेसिडेंट है, उस कमेटी में भी थे जिसने आइन तश्कील दिया था। उनका मुझे खसूसी फोन आया कि हमने इसमें भरपूर हिस्सा लेना है, तो मैं कहा जी हम इसमें जरूर हिस्सा लेंगे, लेकिन फिर जब कोई हमें उसके कोई कवानीन ही नहीं पता थे, हमें कोई उसके सर पैर नहीं पता चल रहा था। कल एक कोर कमेटी ने ऐलान कर दिया जी कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, इंतजामात की तफसीलात नहीं आई, तो हम फिर पर्सनली हमने गए और इलेक्शन, और वहां पे जो पीटीआई का एक बलूचिस्तान से वफद आया हुआ था, उन्होंने बड़े आप कह रही है ना कि बड़े एतराज करते पार्टी से, उन्होंने जिस गर्मजोशी से मेरा वो किया, मेरे साथ मुलाकात की, उसके बाद जो पार्टी के जो बड़े करीबी इमरान खान के लोग हैं वो जब आए नीचे, उन्होंने जिस इज्जत के साथ मिला, तो हम इसलिए तो आप कल लड़ रहे हैं इलेक्शन को, नॉमिनेशन पेपर्स? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हमारी 3 हमने उनसे रिक्वेस्ट की और ये चीजें वीडियो कैमरास में रिकॉर्डेड है। हमने पीटीआई के जो वहां पे सेंट्रल ऑफिस के जो करते धरते, हमने उनसे कहा कि देखिए हमें कागजात नामजदगी दीजिए, फिर हम फैसला करेंगे कौन इलेक्शन लड़ेगा, इंडिविजुअली लड़ना है, उन के लिए पैनल लड़ना है, ये कोई नाजायज मुतालबा तो नहीं है। नंबर 2, हमने कहा कि जी हमें वोटर लिस्ट दें, भाई जब तक आपको वोटर पता ही नहीं है, एक इलेक्शन का वोटर इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं मौजूद, वो तो चाहिए आपको। तीसरा हमने कहा हमें इसके कवायद और ज़वाबित दे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको नहीं देंगे, उन्होंने कहा जी ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हम आपको क्या दें, हम तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। उन्होंने तो मुझे बहुत इज्जत से, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ, और उन्होंने ऑनेस्टली कहा, लेकिन कोई पेपर्स नहीं दिए आपको, मतलब कि आपको ही उन्होंने वो पेपर्स, वो कहते हैं अगर होंगे तो हम आपको देंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं ना नॉमिनेशन पेपर्स है, ना इलेक्शन के कवायद ज़वाबित है, ना वोटर लिस्ट है। तो जब वो तीनों, तो इसका मतलब है आप तो कंटेस्ट नहीं कर सकते ना इलेक्शन कल, आप लोग तो नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। और वैसे भी कह रहे हैं कि ये आर्जी अरेंजमेंट है, ये जो बैरिस्टर गौहर को बनाया है ये आर्जी तौर पर बनाया है। बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे थे अगर किसी कदावर शख्सियत को बनाते तो उस पर भी बड़े सवालात उठते, कल को अगर उनको हटाते दोबारा तो ये अच्छा मैसेज नहीं होता, तो इसीलिए एक ऐसी शख्सियत को बनाया है आर्जी तौर पर कि कल को तो जाहिर है उनको, वो तो यही समझते हैं कि इमरान खान ही हैं, वो ही रहेंगी, सिर्फ आर्जी अरेंजमेंट है ताकि उनके बल्ले का जो निशान है, आईपीपी ने भी रिक्वेस्ट की हुई है इलेक्शन कमीशन से, वो किसी भी कीमत पर अपना बल्ले का निशान खोना नहीं चाहते। इसको आप कह लें आर्जी अरेंजमेंट, बस स्टैंड बाय अरेंजमेंट। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में कोई आर्जी अरेंजमेंट का जिक्र मौजूद नहीं है, और ये जो इलेक्शन इंट्रा पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ने जो अपना फैसला दिया उसमें यही कहा कि आपने अपने आइन को फॉलो नहीं किया। तो जब आप अपने आइन को फॉलो आज भी नहीं कर रहे तो आप बल्ले को मजीद खतरे में डाल रहे हैं एज एन इलेक्शन सिंबल। आप सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आईनी कानूनी जो हैसियत है इलेक्शन लड़ने की, उसको मजीद खतरे में। लेकिन बिला मुकाबला अगर कोई पार्टी में खड़ा हो रहा है और हो रहा है और उसको नॉमिनेट कर दिया गया है, अब ये कोई गैर आईनी तो नहीं है, बाकी पार्टीज में भी अगर ये होता आ रहा है तो आप इसको चैलेंज तो किसी फोरम पे नहीं कर सकते ना, हो रहा है, सही हो रहा है, कहाँ करेंगे? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो ये कहता है
और इस कानून जो मौजूद है वो इंट्रा पार्टी का, वो ये कहता है कि हर सियासी जमात अपने आइन के मुताबिक ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराएगी। उसमें कोई केयर टेकर सेटअप या कोई वक्ती तौर पे या कोई अरेंजमेंट। अब मुझे अफसोस होता है कि हमारे ऐसे सीनियर वकील जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो हक के रायदही की बात करते हैं, जो कहते हैं फौरन इलेक्शन कराओ। आप चलें ठीक है, आप जो कल इलेक्शन होंगे, आप बैरिस्टर गौहर अली की जो नामजदगी है या वो कल मुंतखब हो जाएंगे बिला मुकाबला जो होने जा रहे हैं, वो किस फोरम पर आप चैलेंज करेंगे? देखिए, ये जो हकायक आज सामने आए हैं और कल मजीद सामने आएंगे, आपने कभी कोई दुनिया की तारीख में ऐसा इलेक्शन देखा है जिसका इलेक्टरल कॉलेज ही ना हो? आपने कभी दुनिया में कभी ऐसा कोई इलेक्शन देखा है जिसकी जो इलेक्शन की लोकेशन है वो आज अभी थोड़ी देर तक मीडिया वाले मेरे से राब्ते में थे कि जी बाबर साहब सुना है कि अब वो इलेक्शन पेशावर में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं ये भी नहीं मालूम। ऐसे भी नहीं देखा कि पहले किसी को सजाएं दे दी हों, रेफरेंसेस बना दिए गए हों, बाद में वही अदालतें जो हैं वो बरी भी कर दें। हमने तो कहीं पाकिस्तान के सिस्टम में तो बहुत कुछ हो सकता है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो देखिए, अगर आप ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ जंगल का कानून है और वो जंगल का कानून बदस्तूर कायम रहे, तो वो आपकी सोच हो सकती है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं बनाई थी कि हम जंगल के कानून को एंडोर्स करें। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो तहरीक इंसाफ के अंदर हो रहा है या जो भी प्रोसेस है, आप उसे अगर एग्री नहीं करते हैं, उसके बावजूद आप अपने आप को मेंबर भी कहते हैं तहरीक इंसाफ का, तो जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, वो कहीं जलसा करने जाते हैं, कन्वेंशन करने जाते हैं, पुलिस वहाँ पर धावा बोल देती है, पकड़ लेते हैं, इस पर आप आवाज़ क्यों? आपकी पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, आप तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, आपकी पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, अपनी पार्टी के लिए इस चीज़ के लिए जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, इस पर तो हमने आपको कभी आवाज़ उठाते नहीं देखा। अकबर एस बाबर साहब, आपने मेरी आवाज़ फिर सुनी नहीं ना। मैं बांग-ए-ज़ौल मैंने टीवी पे आके, अगर आप मिसाल चाहती है तो आपके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े पाकिस्तान में चंद क्रेडिबल जर्नलिस्ट में उनका नाम आता है, तलत हुसैन साहब जी। आप उनके प्रोग्राम को देखिए, उसमें खड़े होकर मैंने कहा जी मैं पीटीआई को डिफेंड करूंगा, मैं पीटीआई के खड़ा हूंगा अगर इसके वर्कर के साथ ज्यादती हो। तो हो रही है ना ज्यादती जनाब, कोई आपसे थोड़ी हो रही है ज्यादती। आप ये समझिए कि पाकिस्तान में ये जो होता है ना कि जूता जब आपको तंग करता है या पिंच करता है तो वो वेयर को पता चलता है। हमारे यहाँ जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, क्या 2018 में वो लेवल प्लेइंग फील्ड था? क्या इमरान खान ने वो सियासत की बुनियाद रखी, शाइस्ता और ऑनेस्ट सियासत की, जिसमें वो अपोजिशन को रिस्पेक्ट करे, जिसको वो पार्लियामेंट में रिस्पेक्ट करे, जिसको पार्लियामेंट को वो जाके अमेरिका में कहता है कि मैं जेल से एसी भी हटा दूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। बट इट डजंट मीन कि जो माजी में गलत होता है आप उसको दोहराएं और माजी की मिसालें देके जस्टिफाई करें। You are absolutely right. I am not justifying. मैं ये कहता हूँ कि two wrongs don't make a right. पर उसकी बुनियाद ये है कि हमने ये जो एक कल्चर बन गया है, इसको खत्म करना है, इसको रोकना है। उसका एक ही तरीका है कि ये जो सियासी जमातें हैं ये अपने वर्कर के सामने जवाबदेह हों, ये ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, मेरिट पे लीडरशिप सामने है, वही एक बेहतर क़यादत सामने आएगी नेशनल लेवल पे। तो ये आपका रूट कॉज है। अगर आप समझती हैं कि नहीं, हमने वो आइंस्टाइन की बात को फॉलो करना है जो उसने कहा था कि आप वही काम बार बार उसी तरीके से करें और मुख्तलिफ नतीजे तवक्को करें, तो वो इंसैनिटी है, पागलपन है। अगर आप चाहती हैं कि हम उस पागलपन के अमल को जारी रखें तो फिर वो रास्ता है जो इसको आप बात करिए। मैं कहता हूँ इसको खत्म करें, अब कानून लागू करें, पार्टी जमात से शुरू करें और फिर सोसाइटी पे लागू करें, और किसी पार्टी से किसी किस्म की कोई जाति नहीं होनी चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। और बाय द वे, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, मैं वाहिद शख्स हूं जो खड़ा होकर कहता हूं कि हमारी पार्टी जो सियासी जमातें हैं वो सिर्फ चंद अशखास और खानदानों की एक सीढ़ी है इक़्तिदार के लिए। हर जमात को डेमोक्रेटाइज करें। इलेक्शन कमीशन से मैं 12 मुतालबा करता हूं कि ये इंट्रा पार्टी के कवानीन सब जमातों पर लागू करें, सिर्फ तहरीक इंसाफ पे नहीं। हाँ, लेकिन अभी आप जो मौरूसी सियासत की भी बात करें, अब अगर इमरान खान चाहते तो अपनी बहनों को, अपने किसी रिश्तेदार को भी तो लेके आ सकते थे ना, लेकिन वो नहीं लेकर आए। तो ये पार्टी उस लिहाज से तो डिफरेंट है, और जो मौरूसी सियासत की मुखालफत करते रहे हैं वो कायम है इस चीज पे। अब देखिए ये इमरान खान या फॉर दैट मैटर एनी पार्टी चेयरमैन का काम नहीं है कि वो अगला चेयरमैन नॉमिनेट करे। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। आपने तो उस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को यहीं पे खत्म कर दिया, उस पे असपर्शंस कास्ट कर दी, क्योंकि आपने सारी पार्टी के उनको बता दिया कि अगला ये है चेयरमैन पार्टी का। और बाय द वे,
आप जिसकी बात करें कि मौरूसी सियासत नहीं है, तो बादशाही सियासत तो है ना, कि एक शख्स जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, चंद महीने पहले पार्टी में आया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुकन था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, वो अंटिल रिसेंटली चंद महीने पहले तक उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है पीटीआई को, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है मेरिट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन बनने की। तो आप इसको चैलेंज करेंगे? मेरा यही सवाल है, आप इसको चैलेंज करेंगे? हम इलेक्शन कमीशन के सामने बिल्कुल इंशाल्लाह तमाम हकायक रखेंगे, आगे फैसला इलेक्शन कमीशन का। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, मेरे साथ है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफिज।